स्टूडेंट मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक वलगतकी। आज मैं आप लोगों को फुल चैप्टर इन वन वीडियो में पढ़ाने वाला हूं रासायनिक वलगतकी, पूरा अध्याय एक ही वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके आगे के जो 1 से लेकर 3 लेसन तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, ठोस अवस्था, विलयन और वैद्युत रसायन, तो उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या प्लेलिस्ट में देख सकते हो। फिजिक्स का 3 लेसन अगर नहीं देखे हो, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और विद्युत धारा, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तीनों लेसन को देख सकते हो, 3 लेसन फिजिक्स और 3 लेसन केमिस्ट्री। तो अब हम लोग चौथा लेसन केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक वलगतकी होता क्या है। देखो नाम है रासायनिक वलगतकी। तो देखो स्टूडेंट, जो रासायनिक वलगतकी होता है वो क्या होता है। देखो भौतिक रसायन, यहां भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग कई सारे वेग का अध्ययन करेंगे और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का भी बहुत सारे अध्ययन करने वाले हैं। तो इसीलिए इसकी जो डिफिनीशन बनाई गई है बहुत ही सटीक बनाया गया है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक वलगतकी कहलाता है। नोट कर लो, ठीक है। तो यहां भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग एवं अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक वलगतकी कहलाता है। अब अभिक्रिया के आधार पर देखो, अभिक्रिया के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्कालिक अभिक्रिया, नंबर 2 मंद अभिक्रिया, नंबर 3 अतिमंद अभिक्रिया। नाम क्या है? तत्कालिक अभिक्रिया। तत्कालिक अभिक्रिया का अर्थ है कि तत्काल में होने वाली अभिक्रिया, तुरंत हो जाए अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का अर्थ है धीरे, मतलब धीरे चलेगी अभिक्रिया, और उससे भी धीरे ये अतिमंद, ये और भी बड़ा मतलब मंद बुद्धि है, मतलब ये और भी मंद अभिक्रिया है। तो ये जो है ना, इससे भी धीरे चलेगा। तो इन सब का मैं आप लोगों को परिभाषा और एग्जाम्पल ये सब अच्छे से समझा देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत होना, मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप से और कुछ अलग टाइप से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। स्टूडेंट, ये है आपकी पहली अभिक्रिया जिसे कहते हैं तत्कालिक अभिक्रिया। देखो तत्कालिक अभिक्रिया का अर्थ है तत्काल में होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, जो अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, सेकंडों नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम परिभाषित करें तो वे अभिक्रिया जिनका वेग सामान्य विधि द्वारा नहीं मापा जा सकता। अगर हम देखें तो ऐसी अभिक्रिया ये होती है जिनका वेग हम लोग सामान्य विधि, यानी कि जो सामान्य विधि का प्रयोग करते हैं, जो सामान्य विधि है जिसके द्वारा हम किसी दूसरे का वेग नाप सकते हैं, तो उस विधि द्वारा हम तत्कालिक अभिक्रिया का वेग नहीं माप सकते हैं। अर्थात इसका वेग बहुत अधिक होता है। अगर देखा जाए तो इसका वेग जो है स्टूडेंट, इसका वेग वेलोसिटी बहुत ही अधिक होता है, और ये अभिक्रिया 10⁻⁻35 में या पलक झपकने से पहले पूर्ण हो जाती है। यह अभिक्रिया जो है स्टूडेंट पलक झपकने से पहले ही पूर्ण हो जाती है, तो इसीलिए हम लोग इसे तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, यहाँ एग्जाम्पल में यहाँ देखो एक बार और लिख देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल यहां देख सकते हो, जब NaCl, ठीक है, NaCl में AgNO3 मिलाया गया, ठीक है, AgNO3, तो ये बना क्या, NaNO3 प्लस AgCl। यानी कि ये जो अभिक्रिया है स्टूडेंट इतनी जल्दी होती है, मतलब ये इसको स्थानांतरित करता है और ये इसका स्थान ले लेता है, ठीक है। और ये देखो NaNO3 हो गया और प्लस AgCl, ठीक है। तो यानी कि ये अभिक्रिया बहुत ही तीव्र से होती है, इसीलिए हम लोग इसे तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ देखो स्टूडेंट एक नोट है। नोट क्या है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। जिन अभिक्रिया में आयनों का अदला बदला होता है, जो आयन होते हैं उनकी अदला बदली होती है, उसे द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जब क्या अम्ल को HCl को क्षार के साथ NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें लवण मिलता है, NaCl प्लस जल मिलता है। इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते थे, और इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के रूप में कहेंगे, क्योंकि इसमें आयनों का अदला बदला होता है, ठीक है। आयनों का अदला बदला होता है ना,
तो इसीलिए हम लोग इसे द्विव विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यहां आप लोग देख सकते हो, जब HCl को NaOH के साथ मिलाया गया तो NaCl प्लस H2O जल मिला। ठीक है, अब अगला है स्टूडेंट मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया में क्या समझेंगे? मंद अभिक्रिया है स्टूडेंट, इसके मतलब मैंने बहुत अच्छे से नोट बनाया हुआ है, अभी मैं आप लोगों को उससे भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, मंद अभिक्रिया देखो, अधिकांश जो आणविक अभिक्रिया सामान्य गति से होती है। अगर अधिकांश हम लोग अभिक्रिया देखें तो वो अपने सामान्य गति से चलती रहती हैं और वो अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन ये अभिक्रिया कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन ये जो अभिक्रिया है कुछ मिनट या घंटों में पूर्ण हो जाती है, कुछ मिनट लग जाता है या घंटों लग जाता है तो ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो अधिकांश जो आणविक अभिक्रिया होती हैं वो सामान्य गति से चलती हैं, लेकिन ये जो अभिक्रिया है कुछ मिनट लग जाते हैं या कुछ घंटों लग जाते हैं इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में, तो इसी को हम लोग मंद अभिक्रिया बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ देख लो प्रयोगशाला की अभिक्रिया। जो स्टूडेंट प्रयोगशाला में अभिक्रिया होती हैं उसमें क्या होता है, या तो प्रयोगशाला में जाओ अगर तो वो तुरंत अभिक्रिया करके तुम्हें दिखा देंगे जो टीचर होते हैं, या कहेंगे आज मैंने कर दिया कल ये पता चलेगा। दूध का दही बनना, दूध का दही बनना, आज आप लोग दूध और दही को मिलाया तो वो 2-4 घंटे या एक दिन लग जाते हैं, मतलब घंटों या मिनट में हो जाते हैं, मतलब घंटों लग जाते हैं इसमें। तो मतलब दूध का दही बनना भी आपका मंद अभिक्रिया है, प्रयोगशाला की अभिक्रिया। जो प्रयोगशाला में अभिक्रियाएं होती हैं, आप लोग जब प्रयोगशाला में जाते हो तो क्या होता है, टीचर आपको एक से एक रिएक्शन कराता है, तो वो अभिक्रिया तुरंत हो जाती है, मिनटों में होती है या कुछ घंटों में हो जाती है। ठीक है, तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, तो ये आपको समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ, जैसे ये अभिक्रिया है स्टूडेंट, जब CH3COOH को मिलाया जाता है एथिल अल्कोहल के साथ, एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ CH3COOH C2H5 प्लस H2O यानी कि HOH को H2O भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को ये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आया, तो ये रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग समझ लेंगे अति मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया का अर्थ था कि मतलब कुछ मिनटों या घंटों लग जाते हैं, लेकिन अति मंद अभिक्रिया का अर्थ है वह अभिक्रिया जिसकी गति बहुत कम होती है, मतलब इसकी जो गति होती है स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कम होती है, और इसे अर्थात इसको पूरा होने में कई दिन या कई महीने या कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, इसे पूरा होने में स्टूडेंट कई दिन या कई महीने कई वर्ष भी लग जाते हैं। लोहे पर जंग लगना, अगर आप लोहे को मतलब बाहर फेंक दो ऑक्सीजन वायु इन सब की उपस्थिति में, तो उसमें तुरंत जंग नहीं लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं, कुछ महीने भी लग जाते हैं। अगर ऐसे फेंके रह जाओ कई दिन या कई महीने तब उसमें जंग लगता है। ठीक है, तो जंग लगने पर क्या होता है, लोहा का जो है ना, हाँ लोहा, और देखो उत्प्रेरक में H2 तथा O2 के संयोग से जल का बनना। ठीक है, तो यहाँ स्टूडेंट ये था अतिमंद अभिक्रिया। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक है अभिक्रिया का वेग, यानी कि अभिक्रिया की वेग को हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं एक एक को, तो ध्यान से देखना, और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। ठीक है, देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, आपको 3 अभिक्रियाएं तो पीछे आपको समझ में आ गई। अब यहाँ हम लोग अभिक्रिया की वेग को देखने वाले हैं। देखो वह समय दर, समय को दर यानी कि वह समय दर जिस पर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तित होता है, अभिक्रिया का वेग कहलाता है। कहने का अर्थ समझो, मतलब अगर हम लोग एक समय लें तो उस समय में अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता, मतलब सॉरी अभिकारक की सांद्रता तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है, तो उसे हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, यहां आपको ये समझ में आना चाहिए कि वह समय जिस पर समय के साथ अभिकारक या उत्पाद पदार्थों का सांद्रण परिवर्तन होता है, तो अभिक्रिया का क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को पहले समझाता हूं। ठीक है, देखो जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग, देखो स्टूडेंट यहां अभिक्रिया का वेग जो होगा स्टूडेंट वो बराबर होगा किसके, देखो यहां कह रहा है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, तो यहां आपको लिखना है अभिकारक की सांद्रता में कमी, अगर स्टूडेंट परिवर्तन होगा तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, अभिकारक की सांद्रता में कमी। अगर स्टूडेंट जब
अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी तभी तो उत्पाद बनेगा, ठीक है। और प्रयुक्त समय, ये जो समय दर है, ठीक है, प्रयुक्त जो इसमें समय लगता है, मतलब स्टूडेंट यहां कहने का अर्थ क्या है, जब इसकी मतलब अभिकारक कम होगा तभी तो अभिकारक की सांद्रता में कमी, सॉरी स्टूडेंट, में कमी, ठीक है। यहां तक समझ में आया। और यहां देखो, और यहां फिर अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, ये जो होता है स्टूडेंट वो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी और प्रयुक्त समय, जो समय लगता है। और ये ध्यान रखना स्टूडेंट, यही ही मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि अभिक्रिया की वेग में कमी हो रही है, मतलब कम हो रहा है, अभिक्रिया का वेग कम हो रहा है, इसलिए यहां हमें माइनस लगाना होगा। और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहां प्लस लगाना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो अभिक्रिया की सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है तो इसलिए हमें माइनस लगाना है, और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इसलिए यहां हमें प्लस लगाना पड़ेगा। अभिक्रिया के वेग को 3 प्रकार में दर्शाया गया है, ये 3 प्रकार के होते हैं अभिक्रिया का वेग। अब कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 औसत वेग। औसत वेग ये इसका एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है और इस पर जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, और तीसरा प्रारंभिक वेग। ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 औसत वेग, नंबर 2 तात्क्षणिक वेग, नंबर 3 प्रारंभिक वेग। तो इन सब को हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे औसत वेग। नंबर 1 औसत वेग क्या होता है, मतलब औसत वेग समझो, फिर मैं आप लोगों को इसका सूत्र भी है, रस समीकरण मिति सूत्र, रस समीकरण मिति सूत्र, और फिर आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। मतलब प्रति इकाई समय में जो होने वाला परिवर्तन है उसका औसत वेग कहलाता है। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ऊपर मैंने अभिकारक अभिक्रिया का वेग समझाया, तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में कमी तथा प्रयुक्त समय, और फिर प्लस, वो माइनस में होता है और प्लस में होता है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा प्रयुक्त समय। तो इसे नोट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट औसत वेग बराबर, देखो यहां मैंने बताया है परिभाषा में, देखो समझ लो कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाला परिवर्तन, जो परिवर्तन हो रहा है वो माइनस अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा प्रयुक्त समय, और औसत वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा प्रयुक्त समय। ये प्लस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा, यही परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहां आपको समझना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग बराबर होता है माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा प्रयुक्त समय, और औसत वेग बराबर प्लस उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा प्रयुक्त समय। अब यहां आपको सबसे मेन पॉइंट समझना क्या है, औसत वेग का रस समीकरण मिति सूत्र। तो स्टूडेंट यहां आता है मेन पॉइंट, औसत वेग का रस समीकरण मिति सूत्र, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं स्टूडेंट, केवल 2 लाइन याद रखना है, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करा दूंगा और फिर आप लोग कहोगे सर पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखना स्टूडेंट, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो यहां देखो स्टूडेंट, यहां मैं आप लोगों को समझा देता हूं अच्छे से। इसका जो रस समीकरण मिति सूत्र होता है वो क्या होता है, देखो N1A ये अधिकारक में है, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, प्लस N2V बराबर है M1C प्लस M2D।
जैसे अभिकारक में जब एक हूं, ठीक है, तो उसमें एक जैसे आपको समझो, एक अभिकारक में लिखता हूं, सॉरी अभिक्रिया लिखता हूं, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। एक अभिक्रिया समझो यहां, जैसे यही अभिक्रिया समझ लो स्टूडेंट, ये इसमें देखो ये जो एक है NaCl तो वो है A, और ये जो है AgNO3 ये है V, और इसमें अगर हम लोग यहाँ 2 कर दें 2 तो ये इसका हो जाएगा N1, ये 2, अगर मैं इसे 2 NaCl कर दूं तो इसका N1 हो जाएगा, और इसे मैं 3 AgNO3 कर दूं तो ये इसका N2 हो जाएगा, इनकी संख्या अणुओं की, ठीक है। और यहाँ C जो है वो NaNO3 है, और D जो है AgCl है, लेकिन अगर मैं यहाँ 3 कर दूं तो ये 3 जो हो जाएगा M1 हो जाएगा, और यहाँ 2 कर दूं तो ये इसका M2 हो जाएगा। यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इसको कैसे लिखना है, देखो औसत वेग का सूत्र जो होता है, औसत वेग बराबर क्या होता है, इसे आपको ये याद रखना, ये आपका क्या है, अभिकारक है, और ये उत्पाद। अभिकारक किसमें होते हैं, माइनस में होते हैं, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में हमेशा कमी होती है, तो ये माइनस में होते हैं, तो इसे आपको हमेशा माइनस में लिखना है, -1/, इसे N1 को नीचे कर देना है, N1 को, ठीक है। और फिर यहाँ डेल्टा लगाना है, और यहाँ A, और प्रयुक्त समय डेल्टा T कर देना है, बस यहां तक समझ में आया। ये जो N1 है स्टूडेंट, इसे माइनस करके 1/, में लिख देना है, और इससे आपको डेल्टा में लिखना है, ठीक है। फिर सबको बराबर लगाइए, फिर यहाँ आपको माइनस, ये सब अभिकारक ये भी चल रहा है, ये अभिकारक है, तो यहाँ N2 और यहाँ डेल्टा V/डेल्टा T, ठीक है, ये बराबर। तो इतना तो अभी अभिकारक थे, तो इसलिए मैंने इसे माइनस में लिखा। अब उत्पाद में आते हैं तो इसे प्लस में लिखो, ठीक है, प्लस में कैसे लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ प्लस में लिखने के लिए या प्लस करो या ना करो, 1/m1, ठीक है, यहाँ डेल्टा लगाइए, फिर m1/ प्रयुक्त समय डेल्टा T, फिर बराबर लगाइए, फिर प्लस लगाइए 1/m2, फिर यहाँ डेल्टा लगाइए m2 यहाँ सॉरी स्टूडेंट, यहाँ आपका C रहेगा, C, ठीक है, सॉरी C, और यहाँ D रहेगा, ठीक है, यहाँ C रहेगा और यहाँ D रहेगा, अपान डेल्टा T रहेगा, ठीक है, C रहेगा और D रहेगा, इतना याद रखना, ठीक है, डेल्टा C और डेल्टा D, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन याद रखने हैं, और ये आपको याद रखना है। देखो ये जो है यहाँ ऊपर लिखना है डेल्टा A/डेल्टा T प्रयुक्त समय, ये ऊपर देख सकते हो, ठीक है, और यहाँ आपको 1/, जो इनकी आगे होंगे गुणांक, उसे आपको 1/, में लिखना है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं, अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं कैसे इसे लिखना है, मैं आप लोगों को लिख कर दिखाता हूं, ठीक है। 2 एग्जाम्पल देखेंगे। नंबर 1, 2HI, ये गैस की अवस्था में है, ये अलग अलग हो जाता है, H2 अलग, ये भी गैस की अवस्था में है, प्लस I2 अलग, ये भी गैस की ही अवस्था में है। इसको आपको इसके सूत्र के रूप में लिखना है, ठीक है, इसके सूत्र के रूप में। तो देखो यहाँ इनकी संख्या 2 है, तो यहाँ -1/2 कर लो, -1/2, क्योंकि आपको नीचे करना है इनकी को, ठीक है, इनकी संख्या को। फिर यहाँ आप लोग लगाइए डेल्टा, और ब्रैकेट के अंदर लिखिए HI, फिर यहाँ आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर आपको डेल्टा T, बस हो गया। एक का हुआ भाई, एक का। अब और तो अभिकारक है नहीं, फिर आप लोग हम उत्पाद में चलते हैं। यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ कोई है नहीं इनके गुणांक 1 2 3 4, तो यहाँ आप सीधा डेल्टा लगाओ और H2 कर दो, और अपान प्रयुक्त समय डेल्टा T, ठीक है। फिर यहाँ बराबर लगाओ, ये आपको बराबर करना है स्टूडेंट, बराबर, ठीक है, नो ये आपको लाइन नहीं खींचना है, बराबर लगाना है, ठीक है। फिर यहाँ आपको प्लस लगाना है डेल्टा, फिर I2 है तो I2 लगा दो, और अपान डेल्टा T। बस ऐसा ही आपको औसत वेग को लिखना है। चलो एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2, 5VR है माइनस एक्वस, ठीक है, एक प्लस VRO3 एक माइनस, ये भी एक्वस है। फिर एरो लगाओ,
एरो लगाने के बाद क्या करना है, यहां आपको लिखना है स्टूडेंट, सॉरी यहां अभी और आपको लिखना था क्या, यहां लगा दो 6H प्लस, 6H प्लस। अब ये एरो है, ठीक है, अब एरो यहां 6H प्लस है, इसी में है प्लस में, ठीक है। अब एरो है, अब ये यहां से समझ लो एरो है ये, ठीक है, इधर उत्पाद है 3Vr2 इक्वस। देखो मैं आप लोगों को हार्ड समझाता हूं ताकि आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को हार्ड समझ में आएगा तो सरल में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। यहाँ ये सब अभिकारक हैं, ये सब उत्पाद हैं। अभिकारक यहाँ के इधर अभिकारक हैं, वो उत्पाद है। तो अभिकारक है यहाँ 5 है, तो यहाँ 1/5 लिखो, वो भी माइनस में। यहाँ डेल्टा लगाओ, वी आर माइनस है तो वी आर माइनस लगा दो, बंद करो ब्रैकेट, फिर डेल्टा टी कर दो। इतना इजी है ना स्टूडेंट कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग बराबर लगाएंगे, फिर यहाँ कोई है नहीं 1 2 3 4 इसके आगे, तो यहाँ हम लोग सीधा डेल्टा लगाएंगे और VrO3 लगाएंगे, VrO3 और यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है। यहाँ बंद कर दो, यहाँ आपको लगाना है डेल्टा टी, डेल्टा टी, और ये बराबर है। फिर आपको यहाँ 6H प्लस है, तो 6H प्लस है तो इसलिए आपको यहाँ माइनस फिर लगाना है, ये सब माइनस कर दो, ये माइनस रहेगा, ठीक है। और फिर माइनस कर दो 1/6 और यहाँ डेल्टा, थोड़ी सी आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट प्लस माइनस की चीजें, ठीक है। फिर आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। फिर बराबर लगाओ, फिर आप उत्पाद में आ चुके हो, तो उत्पाद में क्या होगा प्लस 1/3 कर लो क्योंकि यहाँ 3 है ये, और डेल्टा लगाओ Vr2 अपान डेल्टा टी, ठीक है। फिर अभी बचा हुआ है एक, तो यहाँ 3H2O है लिक्विड, तो 1/3 कर लो प्लस में, प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आप कर लो H2O, फिर यहाँ डेल्टा लगाओ और डेल्टा टी। तो बहुत ही ज्यादा इजी है औसत वेग निकालना, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ में आ गया होगा, अब हम लोग दूसरी देखते हैं इनकी। दूसरा है स्टूडेंट तात्क्षणिक अभिक्रिया। तात्क्षणिक अभिक्रिया भी आप लोगों को समझना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। तात्क्षणिक अभिक्रिया में है कुछ नहीं, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, वहां डेल्टा टी था तो यहाँ आपको डेल्टा के स्थान पर अल्प डी लगाना है कि डी लगाना है, ठीक है, स्मॉल डी। अभी समझ जाओगे, एग्जाम्पल के साथ समझोगे तब समझ में आएगा। देखो पहले आप लोग समझो तात्क्षणिक जो होता है अभिक्रिया होता क्या है। किसी निश्चित क्षण में अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एक निश्चित क्षण हो तो उस अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होगा, जो अभिक्रिया है उसका जो वास्तविक वेग होगा वो तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। किसी मतलब उसका समय जो है निश्चित हो, तो किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होगा, ठीक है, अभिक्रिया का जो वास्तविक वेग होगा उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और उसमें क्या था अगले वाले में जो मैंने बताया औसत वेग में, औसत वेग में था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। लेकिन इसमें है किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वास्तविक वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। एक अब हम लोग इनका एक सामान्य अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, एक सामान्य अभिक्रिया जैसे मैंने उसमें देखा था वैसे सेम वही आपको अभिक्रिया यहाँ भी लिख देना है। N1 इसका गुणांक है, ठीक है, जितनी संख्या होगी, ठीक है, ठीक वही अभिक्रिया है N2V, फिर M1C प्लस M2D। अब करना क्या है, इसको अभिकारक है तो माइनस में लिखना है -1/N1, ठीक है। अब वहां हम लोग लगाते थे डेल्टा टी, लेकिन यहाँ हम लोग डी लगाएंगे और डेल्टा नहीं लगाएंगे और ये कर देंगे ब्रैकेट में अपान, फिर यहाँ आपको डी टी कर देना है, डी टी, ठीक, यही करना है, ठीक है। फिर यहाँ 1/, यहाँ माइनस लगाओ 1/N2, 1/N2, और यहाँ आपको डी कर देना है और यहाँ आपको ब्रैकेट में वी कर देना है और अपान डेल्टा नहीं करना है स्टूडेंट, डी टी कर देना है, डी टी, ठीक है। डेल्टा तो उसमें करना है किसमें, औसत वेग में। फिर बराबर लगाओ यहाँ, अब आपको प्लस करना है, प्लस लगाओ या ना लगाओ, तो 1/M2 कर देना है और यहाँ डी कर देना है। ब्रैकेट के बाहर चाहे डेल्टा हो चाहे डी हो, उसे ब्रैकेट के बाहर ही करना है, ठीक है। फिर यहाँ डी टी कर दो बराबर, यहाँ M1 है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ अब M2 आएगा, M2 बराबर डी
डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, डी एंड फिर आपको बड़ा डिवाइड डी लिखना है, फिर यहाँ डी टी। ठीक है, ये है इनकी सामान्य क्रिया, किसका? तात्क्षणिक वेग का। यहाँ मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तात्क्षणिक वेग का ये जो है ना, तात्क्षणिक वेग की अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझेंगे और एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा नहीं रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग दो चीजें समझेंगे। जैसे N2 है प्लस 3H2, ठीक है, ये संयोग करते हैं तो 2NH3 बनाते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अब ये कुछ नहीं, इधर मैं आप लोगों को बताता हूं इसमें करना क्या है। इसमें आपको ज्ञात करना है औसत वेग, जिसको मैंने अभी इसके पहले पढ़ाया, और तात्क्षणिक वेग ज्ञात कीजिए। तात्क्षणिक वेग दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, पता होगा आपको सब कुछ। देखो, इसमें औसत वेग और तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना। तात्क्षणिक वेग में आपको डी लगाना है और औसत वेग में डेल्टा लगाना है। तो पहले हम लोग ज्ञात करेंगे किसको, तात्क्षणिक वेग को। यहां पहले हम लोग ज्ञात करेंगे तात्क्षणिक वेग। अब देख लो तात्क्षणिक वेग का कैसे ज्ञात करना है। यहां इसके आगे कोई गुणांक है नहीं, 1 2 3 4 यहां, ठीक है, तो यहां हम लोग 1/, नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट माइनस लिखो क्योंकि अभिकारक है तो माइनस रहेगा। डेल्टा नहीं लगाना है, डी लगाना है क्योंकि मैंने तात्क्षणिक वेग के पहले ज्ञात करना है। तो यहाँ डी लगाओ, फिर अंदर ब्रैकेट में N2 लिखो और बटा dt, फिर बराबर लगाओ। यहाँ 3 है तो -1/3 कर दो। सेम प्रोसेस है स्टूडेंट, यहाँ आप लोग डी लगा दो, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओ H2/dt, फिर यहाँ बराबर लगाओ। ये आपका उत्पाद है तो ये प्लस में रहेगा, प्लस लगाओ या ना लगाओ, 1/2 क्योंकि 2 है। ठीक है, फिर यहाँ आपको डी लिखना है, यहाँ आपको डी लिखना है, फिर NH3/dt। तो ये तो आपको ज्ञात हुआ तात्क्षणिक वेग, ऐसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसी को हम लोग औसत वेग एक ज्ञात करेंगे। इसी में औसत वेग, औसत वेग कैसे ज्ञात करोगे। अब यहां जो डी है ना उसे डेल्टा कर दो, यहां माइनस डी को डेल्टा कर दो, सेम वही उतार दो, डी को डेल्टा कर दो, सेम वही उतार दो, -1/3 डी को डेल्टा करो, सेम वही उतार दो। कोई आई होप कि आप लोगों को ये त्रुटि नहीं रह गई होगी, सब समझ में आ गया होगा। डी को डेल्टा करना है केवल, बस आपका वो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, सॉरी औसत वेग हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा इजी था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे मैं आप लोगों को पूरा ऐसे आगे पढ़ाता रहूंगा। देखो, अब हमारा आता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग में कुछ नहीं ज्ञात करना है, केवल छोटी सी परिभाषा याद रखनी है बस। देखो पहले में औसत वेग में क्या था, प्रति इकाई समय में। ठीक है, प्रति इकाई समय में जो अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन होता है। तात्क्षणिक वेग में किसी निश्चित क्षण में। ठीक है, और यहां क्या है, अगर t बराबर 0, समय बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग होता है। अगर t बराबर 0 कर दिया जाए तो कोई अभिक्रिया होगी तो उसका जो प्रारंभिक वेग होगा। ठीक है, यहां कह रहा है समय अगर t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग जो होगा स्टूडेंट, किसी अभिक्रिया का वेग वो होगा उसका प्रारंभिक वेग। ठीक है, वो उसका क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो ये था, तीनों वेग समझ में आ गया होगा, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, तो यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आ ही गया हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक आता है अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जो अभिक्रिया का वेग होता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग और उनकी 3 प्रकार, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। अब मेन पॉइंट आता है कि अभिक्रिया की वेग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको प्रभावित कौन करते हैं, मतलब कौन सा कारक करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला आप लोग देख लो, इसी में पहला है सांद्रण का प्रभाव। देखो, वेग जो होता है ना, वेग निम्न कारकों द्वारा प्रभावित कर
सकते हैं। ठीक है, जो वेग होता है उसको निम्न प्रभावों द्वारा हम लोग प्रभावित कर सकते हैं, निम्न कारकों द्वारा। नंबर 1, सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का तो हमारा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक आता है, अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हम लोगों ने पढ़ा अभिक्रिया का वेग जो होता है उनके 3 प्रकार, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। अब हम लोग जो औसत वेग है उसकी मतलब औसत वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, इनको भी प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। नंबर 1 देखो, इनको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। नंबर 1, सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव क्या होता है? यदि सांद्रण जितना अधिक होगा, कोई अभिक्रिया है उसका सांद्रण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक टक्कर होगी। अगर इसका जो है ना सांद्रण जो है जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक टक्कर होगी और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी। जितना ज्यादा टक्कर होगा उतना ही ज्यादा अभिक्रिया की वेग में वृद्धि भी होगी। मेन आपको समझना क्या है, यदि अभिकारक जो होता है सांद्रण जितना अधिक कर दिया जाए, जो सांद्रण है उसको जितना अधिक कर दिया जाए अभिक्रिया की वेग में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा और समझ लो कि यहां देखो, अर्थात अभिकारक का सांद्रण बढ़ने पर वेग बढ़ेगा तथा सांद्रण घटने पर वेग घटेगा। ठीक है, यहां कह रहा है सांद्रण जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक टक्कर होगी और उतनी अभिक्रिया का वेग बढ़ेगी। अर्थात अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ेगा, ठीक है, अभिक्रिया का सांद्रण बढ़ाने पर वेग बढ़ेगा तथा अभिक्रिया का सांद्रण घटाने पर वेग भी घटेगा। ठीक है, इतना याद रखना, छोटा सा पॉइंट है। तो यहां पहला सांद्रण का प्रभाव, ठीक है, इजी है, सांद्रण बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा ताप। ताप का प्रभाव, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से भी बहुत अधिक बढ़ता है। अगर हम लोग जितना अधिक ताप करेंगे उसका वेग उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। कहीं कहीं आप देखते होंगे अभिक्रिया में ताप भी दिया जाता है, उसका जो उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो आप लोग समझो अभिक्रिया का वेग जो होता है ताप बढ़ाने से भी बहुत अधिक बढ़ता है। अगर ताप में 10% की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग दुगनी हो जाती है। सोचो कितना बढ़ जाता है। सामान्य ताप पहले था, अगर हम उसमें केवल 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो अभिक्रिया का जो वेग होता है 2 गुना हो जाता है, बढ़ जाता है 2 गुना। ठीक है, तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ेगा तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से ताप आपको समझ में आया, सांद्रण का प्रभाव और ताप। तीसरा है तापीय गुणांक। तीसरा है स्टूडेंट तापीय गुणांक। तापीय गुणांक देखो होता क्या है, किसी अभिक्रिया के 2 तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। मतलब जो अनुपात हो उसका जो अंतराल हो केवल 10 डिग्री सेल्सियस हो। किसी अभिक्रिया के 2 तापों में 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। तापीय गुणांक बराबर के 35 डिग्री सेल्सियस अपान 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इसके अंतर देखा जाए तो 35 में से 25 घटाओ 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। यहाँ 45 कर सकते हो, यहाँ 35 कर सकते हो, 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब उनका जो अंतर हो वो 10 डिग्री सेल्सियस हो। तो किसी अभिक्रिया के 2 ताप, यहाँ 2 ताप हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो यहाँ 2 तापों में 10 डिग्री सेल्सियस अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। तापीय गुणांक बराबर ये। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव भी सेम वही है, अगर दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। देखो आपको याद रखना है, पहला सांद्रण का प्रभाव, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा तापीय गुणांक और चौथा दाब का प्रभाव। अगर हम किसी अभिक्रिया का दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक अभिक्रिया का दर बदल देता है। अगर हम कोई भी उत्प्रेरक लेते हैं तो वो अभिक्रिया की दर को तेज कर देगा या धीमे कर देगा, उत्प्रेरक होगा। ठीक है, तो उत्प्रेरक करता क्या है, केवल अभिक्रिया की दर को बदल देता है, समय जो होता है ना उसको बदल देता है। भौतिक अवस्था का प्रभाव, भौतिक अवस्था का प्रभाव देखो, धातुओं की बारीक चूर्ण ठोस धातुओं की तुलना में तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। धातुओं के जो बारीक चूर्ण होते हैं ठोस धातुओं की तुलना में तीव्र अभिक्रिया करते हैं।
अगर ठोस धातु लिया जाए, ठीक है, और किसी धातु का बारीक चूर्ण लिया जाए तो उनकी तुलना में जो है ना बारीक चूर्ण तेजी से अभिक्रिया करते हैं, जबकि जो ठोस धातु होते हैं वो उतना तेज अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक कुछ नहीं याद करना है, सब में बढ़ेगा। सांद्रण बढ़ाओगे तो उसका वेग बढ़ेगा, ताप बढ़ाओगे तो उसका, अगर देखो ताप में थोड़ा अलग है, अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने से भी बहुत अधिक बढ़ता है, ये भी वही है। तापीय गुणांक थोड़ा अलग है, किसी अभिक्रिया के दो तापों में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतराल पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहलाता है। देखो दाब बढ़ाने पर भी वेग का, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, उत्प्रेरक वो अभिक्रिया की दर को बदल देता है। भौतिक परावस्था क्या होता है, अगर धातुओं का बारीक चूर्ण और ठोस धातु की तुलना करें तो बारीक चूर्ण जो होता है वो अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है उसकी तुलना में। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा अभिक्रिया का वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। ये सभी कारक हैं, 6 कारक मैंने आप लोगों को समझा दिए, तो इतना आप लोगों को समझ लेना चाहिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारा है वेग नियम। वेग नियम या इसे आप लोग कह सकते हो दर व्यंजक, ठीक है। वेग नियम या आप लोग इसे कह सकते हो दर व्यंजक, इसकी भी एक अभिक्रिया होगी, ठीक है, दर व्यंजक की भी। तो ये आपको अभिक्रिया याद रखना है, ठीक है। देखो किसी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जो अभिकारक होते हैं उनके मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, क्या, जो इनका वेग नियम है, ठीक है। किसी अभिक्रिया का वेग जो है ना, जो अभिक्रिया का वेग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। अब यहां माना एक अभिक्रिया है, माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया अगर Na है प्लस N और यहां Mb है, तो अगर ये दोनों अभिकारक हैं तो इधर कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा और इधर मतलब उत्पाद, प्रोडक्ट का तो उत्पाद मिलेगा, ठीक है। तब अभिक्रिया का वेग जो होगा, तब अभिक्रिया का वेग बराबर होगा dx अपान dt। dx अपान dt अनुक्रमानुपाती है a की घात n, ठीक है। ये जो है a और इनकी घात जो n है, ठीक है, इनकी घात ये जो है ना, इसकी घात n कर दिया गया है। और यहाँ v, सॉरी m, हाँ v की घात m, ठीक है। ये जो होता है देखो अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसी को मैंने a की घात n कर दिया है, v की घात m कर दिया है, और dx अपान dt। और इसे अगर हम लोग अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ dx अपान dt हो जाता है और बराबर हो जाता है k an अपान bm। ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा, जहां जो k है, क्या है, k एक स्थिरांक है, क्या है, एक नियतांक है या फिर स्थिरांक है, जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक वेग गुणांक कहते हैं। जिसे वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक, विशिष्ट दर स्थिरांक या फिर इससे आप लोग वेग स्थिरांक या विशिष्ट दर स्थिरांक या वेग गुणांक कह सकते हो, वेग गुणांक कहते हैं, ठीक है। और ये जो k का मात्रक होता है अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। k का जो मात्रक होता है, मात्रक
अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि कैसी है, ठीक है, प्रथम कोटि की क्रिया, द्वितीय कोटि की क्रिया, शून्य कोटि की क्रिया, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां मैं आप लोगों को अभिक्रिया की कोटि समझाता हूं। अभिकारक अणुओं की, जो अभिकारक अणुओं की वह संख्या, जो अभिकारक के अणुओं की संख्या होती है, उनकी वह संख्या जिनका सांद्रण रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तित होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसे आप लोग नोट कर लो। और जो अभिक्रिया की कोटि होती है स्टूडेंट, अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और भिन्न भी हो सकता है, और भिन्न भी हो सकता है, इतना तो हो ही सकता है, लेकिन और भिन्न भी हो सकता है। मतलब 1, 2, 3, 4 हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है यदि अभिक्रिया का वेग, ऊपर जो समझे हैं, यदि अभिक्रिया का वेग क्या हो, के ए की पावर n और v की पावर m, तो ये जो होता है, तब कोटि जो होता है, कोटि वो बराबर होगा n प्लस m के, जो इनकी घातें होती है n प्लस m के, ठीक है। ये होती है अभिक्रिया की कोटि। यहां तक आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा भी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक आता है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, जो अभिक्रिया की आणविकता होती है, ठीक है। देखो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक है। आणविकता कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की अणुओं की न्यूनतम संख्या को आणविकता कहते हैं, ठीक है। या फिर अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नोट करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को बताता हूं आणविकता। देखो, जो आणविकता है, आणविकता एक, 2, 3 हो सकती है, 1, 2, 3 हो सकती है। तो मैं आप लोगों को कैसे जानना है आणविकता, यहां समझो 2-3 एग्जांपल्स। देखो, यहां क्या है, NH4NO2 इक्वल टू N2 प्लस H2SO। इधर आपको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि सब अभिक्रिया की अणुओं पर ध्यान देना है। तो यहां कितने अणु हैं, 1, तो इसकी 1 होगी। यहां 1 ही तो है। यहां पर देखो, C12H22O11, इधर है C6H12O6 प्लस C6H12O6, गिनो। यहां 6 है, दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। यहां देखो, यहां 6 है, 6, 12, यहां 12, सही है, ठीक है। ये 22 और ये कितना है, देखो ये कितना है, सॉरी ये 12 है, 12 दूना 24, तो यहां 22 ही है। तो यहां एक H2O जुड़ेगा, H2O, तो इसलिए जो H2O होगा और ये C12H22O11 और यहां H2O जुड़ेगा, तो H2O और C12H22O11 दोनों मिलाकर 2 हो जाएंगे। अगला यहां समझो, यहां 2SO2 है
2SO2 प्लस O2 इक्वल टू 2SO3। तो यहाँ 2SO2 है, तो यहाँ 2 ऐसे हो गए और एक ये, तो ये कितना हो गया 3। 2 तो देखो 2SO2 है, ये 2 है, और ये O2 अलग है, तो ये आपका 2, और H2 प्लस Cl2 ये कितने हैं 2, H2 प्लस Cl2, तो ये 2 हो गए। तो ये था अभिक्रिया की आणविकता। हम लोगों ने पढ़ा अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता, दोनों को अच्छे से पढ़ लिए। अब समझेंगे अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर। देखो स्टूडेंट, कोटि क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि जो होती है, अभिक्रिया की कोटि वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताता है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है स्टूडेंट, ये वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अभिक्रिया की कोटि वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है, ठीक है। और इसमें ये अभिक्रिया की विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। देखो, ये सांद्रता को बताती है और ये अणुओं को बताती है। जो अभिक्रिया में अभिकारक जो है, अभिक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। और ये क्या करता है कि अभिक्रिया की कोटि वेग तथा अभिकारकों की सांद्रता में संबंध बताती है, ठीक है। इसमें सेकंड, इसको प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसको जो है प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसे? कोटि को। कोटि को हम बिना प्रयोग द्वारा नहीं ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसको अनुमान से भी ज्ञात, मतलब इसे अनुमान से ही बता सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं, सॉरी, यहाँ इसे अनुमानों से भी, अनुमान लगाकर इसे बता जा सकता है, अतः ये सैद्धांतिक है। ये क्या है? सैद्धांतिक है। तीसरा, ये प्राथमिक व जटिल अभिक्रिया पर लागू होता है। ये जो होता है प्राथमिक व जटिल, दो प्रकार से अभिक्रियाओं पर लागू होता है। नंबर 1 प्राथमिक, नंबर 2 जटिल। ये दो प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होता है, लेकिन यह केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। जो ये होता है आणविकता, ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होंगे। तो ये था कोटि और आणविकता में अंतर। तो अब हम लोग समझेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो यहाँ पहला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। देखो, वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक पदार्थ के एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है। जैसे अभिकारक पदार्थ के केवल एक ही अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, अर्थात उनका वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक पदार्थ के एक अणु के लिए सांद्रण में परिवर्तन होता है, मतलब अभिकारक पदार्थ के एक अणु के लिए अगर सांद्रण में परिवर्तन हो, अर्थात उसका वेग अभिकारक के सांद्रण के प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। अब ये जो होता है स्टूडेंट, इसे समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इस समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। इसका जो समीकरण है स्टूडेंट, वो K बराबर 2.303 अपान T, और यहां log A0 A0 अपान A। अभी मैं आप लोगों को इसका प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गतिज व्यंजक निकालना बताऊंगा, ठीक है, गतिज व्यंजक। तो यहां आपको ये समझ में आ गया ये चीज। देखो, ये इसकी अभिक्रिया है, मतलब इसका समीकरण है, इसे आप लोग नोट कर लो, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। यहां मैं आप लोगों को एक एक को बताता हूं। जो A0 है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। A0 जो है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। लिख लो, जहां मैं लिख नहीं रहा हूं, लिख लो आप लोग, जहां जो A0 है वो अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। A0 क्या है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता, ये जो है A0। और A जो है ये अभिकारक की सेध सांद्रता, ये जो है अभिकारक की, ये सॉरी स्टूडेंट, A0 जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, लेकिन A जो है वो अभिकारक की शेष सांद्रता, अगर अभिक्रिया हो जाती है जो शेष बच जाती है वो सांद्रता है, बची सांद्रता। और T तो समय है, फिर इसके बाद तो सब आप जानते ही हो। A0 जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, T जो है वो समय है, और A जो है अभिकारक की शेष सांद्रता, ठीक है। क्वेश्चन में दिया जाएगा तो आप लोग समझ जाओगे, ठीक है।
अब यहाँ एक बड़ा प्रोसेस आएगा जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। तो स्टूडेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का गति व्यंजक, ये आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम लोग t बराबर 0 लेते हैं, ठीक है, अभिक्रिया याद रखना, ए जो है ना, ए प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है, ये याद रखना। अगर हम t बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर भी 0 होगा, पर जो a का मान होगा वो भी बराबर 0 होगा, ठीक है, a भी बराबर, एरो लगा दो, वो भी बराबर 0 होगा। अगर हम t बराबर t लेते हैं तो t बराबर t पर a बराबर a माइनस एक्स हो जाएगा और a माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। इसमें से जो घटती हैं उसी के बराबर ये होगा। देखो t समय पर a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ a था और यहाँ जो घटी है वही यहाँ आएगा x, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये देखो स्टूडेंट, t 0 पर a मोल हो जाती है, इसे मोल कहते हैं, a मोल, ठीक है, और ये a x माइनस मोल। अब आप लोगों ने पढ़ा था अभिक्रिया की कोटि में dx अपान dt ये समानुपाती होती हैं। यहाँ a की घात 1 ही रखना है क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। मैंने कहा था कि यहाँ देखो, अर्थात उनका वेग अभिकारक के सांद्रण पर प्रथम घात के समानुपाती होती हैं। तो ये जो है इनकी प्रथम घात के समानुपाती है, ठीक है। तो एक बार तो हम लोग a लेंगे जो a है, ठीक है, a, और फिर हम लोग dx अपान dt ये अनुक्रमांकपाती होता है जो a माइनस एक्स है, ये भी इनकी प्रथम घात की होगी, यहां भी प्रथम घात लगा लो, ठीक है, a माइनस एक्स के, ठीक है। अब जब हम इसके अनुक्रमांकपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ेगा k, तो यहाँ dx ठीक है, यहां इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे मैं dt जो है ना, dt को उधर कर लेता हूं और यहाँ a माइनस एक्स को एक घात है तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो इसे मैं इधर कर लेता हूं और बराबर ये जो dt है मैं इधर कर लेता हूं dt, और यहाँ के एक स्थिरांक जुड़ जाता है, ठीक है। इससे मैं देखो, इसको मैं dt को इधर कर लिया हूं और a माइनस एक्स को इधर कर लिया हूं, ठीक है, बस कुछ और किया नहीं हूं, और इसी को ध्यान में रखना है। फिर हमें करना क्या है कि दोनों पक्षों का हमें समाकलन कर लेना है। तो दोनों पक्षों का हम लोग कर लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा ये, इसे हम लोग 1 अपान a माइनस एक्स लिख सकते हैं और इसे dx को अलग भी लिखा जा सकता है ये, और बराबर होगा k को मैं बाहर कर लेता हूं और dt, ठीक है, ये dt को इधर अंदर कर लिया, ठीक है। और फिर जब हम लोग समाकलन करते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका जो होता है माइनस लॉग a माइनस एक्स होगा, माइनस लॉग a माइनस एक्स, इससे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, a माइनस एक्स। यहां जो होता है स्टूडेंट dx का समाकलन वो होगा क्या, माइनस लॉग a माइनस एक्स, ठीक है, बराबर होता है k, और यहां इसका हो जाएगा dt का समाकलन होता है t, ठीक है। तो यहाँ t से इसमें गुणा कर लो kt और प्लस एक नियतांक जुड़ जाता है अगर समाकलन करते हैं c। तो यहाँ इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है, दोबारा, ठीक है स्टूडेंट। देखो एक बार दोस्तों दोबारा समझो, इसका जो होगा वो माइनस लॉग a माइनस एक्स होगा, ठीक है, बराबर k और इसका dt का t होगा और प्लस c। इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, ये प्लस है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद क्या करोगे, तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी, ठीक है। तो यहां मैंने समय बराबर, अगर यहां जो इस इक्वेशन में समय बराबर आप लोगों को ऊपर मैंने दिखाया था समय t बराबर 0 पर x बराबर भी 0 हो जाता है,
ठीक है, x बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां हम लोग माइनस लॉग और a कर देंगे, a और यहां x बराबर 0 कर देंगे बराबर kt के एंड इसमें हम लोग 0 से गुणा कर देंगे क्योंकि t बराबर भी 0 है। ठीक है, तो यहां जो माइनस लॉग आएगा और a बराबर होगा c के। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर c का मान, जो c का मान आया है उसे हम लोग 1 में रखते हैं। यहां हमें c का मान मिला है तो c का मान जो समीकरण 1 है उसमें रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो तो ये जो c का मान है उसे समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 ऊपर है, ये देख सकते हो। तो यहां हम लोग c का मान रख देते हैं। तो माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, के टी प्लस माइनस लॉग a, इसका मान क्या है माइनस लॉग a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां फिर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, माइनस लॉग a माइनस एक्स बराबर है के टी और इसका हम ब्रैकेट खोल लेते हैं माइनस लॉग a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसे हम लोग इधर कर लेते हैं। यहाँ लॉग a को जब मैं इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो पहले हम लोग लॉग a को लिखते हैं क्योंकि प्लस में है, फिर इस माइनस वाले को लिखते हैं। फिर हम लोग इस माइनस वाले को लॉग a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। तो यहां स्टूडेंट एक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका स्टूडेंट एक सूत्र होता है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा तब क्लास 9th में जब लॉग वाला पढ़े होंगे, लॉग m। इसको आप लोग a को m मान लो। ठीक है, और लॉग n इसे हम लोग लॉग n मान लेते हैं, बराबर होता है लॉग m अपान n की। इस चीज को हम लोग लॉग m अपान n के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लॉग m के स्थान पर क्या है a और n के स्थान पर a माइनस एक्स बराबर के टी। ठीक है, अब आ गए हो आप लोग। तो यहां से हम लोग k करेंगे, तो k को जब हम लोग देखो तो यहां स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, देखो हम लोग इस t को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो k इधर ही है तो बराबर लॉग, ठीक है, यहां t है, इधर गुणे में है तो इधर बटे में कर लो t, 1/t लॉग a अपान a माइनस एक्स। समझ में आया? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 1/t लॉग a अपान a माइनस एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। ठीक है, लिख दिया। अब प्रयोगों द्वारा क्या पता चला है, प्रयोगों द्वारा जो ln होता है वो बराबर होता है 2 इतना लॉग के। तो हम लोग इसे k बराबर लिखेंगे 2.303 अपान टी और यहां लॉग लगा दो, लॉग फिर a अपान a माइनस एक्स। ये होता है स्टूडेंट प्रथम कोटि के गणितीय व्यंजक, जो गतिक व्यंजक होता है, प्रथम कोटि का गतिक व्यंजक। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया और उसकी गतिक व्यंजक। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिनकी परिगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है। मतलब उसमें एक अणु का सांद्रण परिवर्तन होता था, लेकिन इस अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिनकी परिगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होता है, जिसका वेग अभिकारक के अणु के सांद्रण निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें एक भी अणु का सांद्रण में परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम कोटि में एक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता था। ठीक है,
तो यहाँ हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये जो अभिक्रिया होगी H2 प्लस I2 HB, ठीक है। इसकी अगर प्रकाश की उपस्थिति, इन सब की उपस्थिति हो तो वो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो ये आपका H2, यही आप लोग Cl2 कर लो और ऊपर म्यू लगा दो, ठीक है, H म्यू, और फिर ये सब शून्य कोटि की अभिक्रिया है अगर उत्प्रेरक लगा हो ये सब। तो ये आपको अब सूत्र का हम लोग निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से ये भी है लेकिन उससे छोटा है, ठीक है। सूत्र प्राप्त करना, इसमें जो घात होगा वो शून्य होगा, उसमें एक था। ए जो होगा, ए अभिकारक है और प्रोडक्ट, ठीक है, बनेगा। तो अगर हम t बराबर शून्य पर ए का मान शून्य होगा। अगर हम t बराबर t कर दें तो a जो होगा a माइनस एक्स बराबर x होगा, ठीक है। फिर वही लगाना है dx अपान dt, ये जो होता है अनुक्रमांकपाती होता है a की घात शून्य, यहां हमें शून्य लगाना है स्टूडेंट। और यहां करना है dx अपान dt, ये अनुक्रमांकपाती होता है a माइनस एक्स की घात शून्य, ठीक है। तो फिर हमें करना क्या है, ये dx अपान dt बराबर इस अनुक्रमांकपाती को हटाना है के a माइनस एक्स अपान शून्य, ठीक है। अब ये जो शून्य होता है इसका मान एक होता है, अगर किसी की भी घात शून्य है तो उसका मान एक होगा। तो dx अपान dt बराबर k, ठीक है। यहां क्रॉस करा लो, dx बराबर ये क्या होगा k, और इस dt को इधर कर दो, dt k dt, और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दो। k बराबर dx बराबर k dt, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर बहुत ज्यादा इजी है, अगर आप लोग एक बार समझ जाओगे तो। अब इन दोनों पक्षों का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो dx बराबर के आप लोग बाहर निकालो क्योंकि ये नियतांक है dt। अगर हम इसका समाकलन dx का करेंगे तो ये x के बराबर होगा बराबर k, और ये t के बराबर होगा, और समाकलन करते समय एक नियतांक जुड़ जाता है, ये याद रखना c, ठीक है। अगर यहां अतः अगर हम लोग t बराबर शून्य करें तो x बराबर भी शून्य होगा, ठीक है। तो यहां अगर x बराबर, ठीक है, k बराबर, तो इसको हम लोग शून्य कर दें तो यहां t बराबर भी शून्य होगा प्लस c, ठीक है। तो यहां ये भी शून्य के, तो c बराबर शून्य के हो जाएगा ना, तो यहां c बराबर शून्य के होगा। अब इस c का मान, इस जो c शून्य का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 ऊपर आप लोग देखते हो x बराबर के टी प्लस सी, तो यहां हम लोग x बराबर के टी प्लस सी, तो यहां हम लोग c का मान शून्य रख देंगे तो x बराबर के टी मिलेगा और k बराबर x अपान टी, ये आपको मिल जाता है सूत्र। अभी हमें x का मान रखना पड़ेगा, लेकिन यहां तक ही समझना है, लेकिन x का मान आपको याद रखना पड़ेगा। x का मान क्या होता है, देखो x बराबर जो होता है अभिकारक, जो होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण होगा माइनस अंतिम सांद्रण, माइनस अंतिम सांद्रण। तो अभिकारक का जो प्रारंभिक सांद्रण होता है उसे R0 से लिखा जाता है और अंतिम सांद्रण को R से लिखा जाता है। तो यहां हम लोग x के स्थान पर उनका मान रख देंगे, तो R0 माइनस R, यहां नीचे रखो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रख दो अपान टी। ये होता है स्टूडेंट, ये नीचे है, ये कट है, ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। तो स्टूडेंट ये था शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब हम लोग द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि समझेंगे, फिर ये आपका लेसन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।
तो स्टूडेंट द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जो है वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में पदार्थों के दो समांतर या असमान अणुओं का सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें दो अणुओं का सांद्रण परिवर्तन होगा। शून्य कोटि में किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तन नहीं होगा, प्रथम कोटि में एक अणु का सांद्रण का परिवर्तन होगा। नाम से स्पष्ट होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक पदार्थों के दो समांतर या असमान अणुओं का सांद्रण परिवर्तन होता है, अर्थात इसके वेग अभिकारक के द्वितीय घात के समानुपाती होता है या दो विभिन्न या भिन्न अभिकारकों के मोलर सांद्रण के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसका डायरेक्ट आप लोग सूत्र लिख दो। व्यंजक जो होगा इसको हमें नहीं ज्ञात करना है। के बराबर 1/t x a माइनस x, यहां दो अणु के समानुपाती होता है। अगला यहां समझ लो, जहां a जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण है, यहां जो a है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रण है, a माइनस x जो है अभिकारक का t समय के बाद सांद्रण है। जब t समय के बाद सांद्रण होता है तो वो a माइनस x है, और x तथा t जो x है और t है समय पर अभिकारक का परिवर्तन सांद्रण, जो परिवर्तित सांद्रण होता है वो x और t। तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया आप लोग समझ लो, ठीक है। देखो वे अभिक्रिया जिनकी प्रगति में अभिकारक पदार्थ के समान या असमान अणुओं का सांद्रण समय के साथ परिवर्तित होता है। देखो वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में अभिकारक पदार्थ के समान या असमान अणुओं के सांद्रण समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया अगर मैं इसका समीकरण लिखूं तो ये होगा k बराबर 1/t x और 2a माइनस x अपान 2a स्क्वायर a माइनस x का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, पूरा अध्याय रासायनिक बलगतिकी जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और एक भी टॉपिक नहीं छूटा है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। और हाँ, ऐसे मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 का भी जल्द ही दूंगा, पृष्ठ रसायन का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो स्टूडेंट ये आप लोग नोट भी अपना बना लो, चैप्टर नंबर 4 तक लिख लो, फिर चैप्टर नंबर 5 जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।